वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उसी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ 2021 देख रहे हैं। उसमें आज हमारी 39th क्लास है, जिसमें हम फिर से पैडागॉजी के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 8 जनवरी 2022 को पूछे गए थे। और बहुत ही जल्दी अब ये सीरीज़ जो हमारी है वो कंप्लीट होने वाली है। अगर किसी ने स्टार्टिंग से ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा ऊपर की तरफ। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे, जहां सबसे पहले आपको जो कंटेंट है, थ्योरी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में वो मिलेंगे और लास्ट में अब ये पैडागॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 50% काम जो सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस में वो ये सीरीज़ ही करने वाली है। तो एग्ज़ाम से पहले इस सीरीज़ को देखकर ज़रूर जाना है। डिटेल में सारे क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से कराए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैनी साइंस टेक्स्ट बुक्स सच एज एनसीईआरटी प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक एनेक्डोट्स, स्टोरीज एंड स्ट्रेंज फैक्ट इन द बॉक्स विद इन द रिलीवेंट चैप्टर। आप जब एनसीईआरटी की बुक खोलते होंगे ना, बचपन में पढ़ी होंगी, तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में बहुत सी चीज़ें बॉक्सेस में रहती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें क्यों होती हैं, बेसिकली यही कह रहा है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट करेक्ट विद रिगार्ड ऑफ दीज। तो ये जो बॉक्सेस में एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं, विज्ञान की कई पाठ्य पुस्तकें जैसे एनसीईआरटी की संबंध पाठ में अनुपूरक सूचनाएं, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो बॉक्सेस में दी गई होती है, कहानी और अनूठे तथ्य दिए होते हैं। तो इनके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है। मतलब ये बॉक्स के बारे में कौन सा गलत पॉइंट है जो इससे रिगार्ड नहीं करता, वो हमको बताना है। दे मेक अप फॉर द पॉसिटी ऑफ एडिशनल रीडिंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन। बिल्कुल, ये बिल्कुल होता है। ये बच्चे के लिए अनुपूरक पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करते हैं। तो मतलब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो हम बच्चे को देना चाहते हैं, अनुपूरक पाठ्य सामग्री, कोई एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो हमें उससे बच्चे की जो है वो उसमें मिल जाती है, तो उससे बच्चे को बहुत हेल्प होती है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। दे आर हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा, यही रिगार्ड नहीं करेगा। देखिए, ये जो एडिशनल बॉक्स में चीज़ें दी जाती हैं वो इसलिए नहीं दी जाती कि टीचर उससे बच्चे का मूल्यांकन कर सकें। वो तो बच्चे के लिए है कि बच्चा एक्स्ट्रा चीज़ों को समझ सके। जो कुछ ऐसी कहानियाँ दी जाती हैं जिससे विज्ञान के प्रति बच्चे की रुचि बढ़े, उन टॉपिक को लेकर बच्चे की रुचि बढ़े, तो वो इसलिए दी जाती हैं एडिशनल बॉक्स में, ना कि इसलिए कि टीचर जो है वो जो है बच्चे का मूल्यांकन कर सके। ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक है। यही पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, यही सही नहीं होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारे पॉइंट्स भी देख लेते हैं। दीज कुड बी हेल्पफुल इन जनरेशन ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। बिल्कुल, ये विद्यार्थी की विषय में रुचि जागृत करने के लिए सहायक होते हैं कि ताकि उसका जो इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट के प्रति जो है वो जागे। दे कुड बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ साइंस। जो विज्ञान की प्रकृति है उसको समझने में मददगार होते हैं। बच्चे देख पाते हैं कि कैसे जो विज्ञान है वो कैसे पूरे एनवायरनमेंट से, हमारे आसपास की सोसाइटी से किस तरह से जुड़ी हुई है। इस तरह की चीज़ें ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या बॉक्सेस में हमें देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इससे संबंध नहीं खा रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो एग्जाम में बना, विच ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ साइंस करिकुलम requires involving the learner in acquiring the method by which scientific knowledge is generated and validated। निम्न में से विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों के वे विधियां प्रक्रियाएं अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उन्हें मान्यता मिलती है। मतलब विज्ञान की नॉलेज जो है वो एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे तो उससे उनके अंदर वो जो नॉलेज है वो आएगी और उसके बाद वो उसको वैलिडेट करते हैं। उसको उसके बाद कहीं ना कहीं वो कंक्लूजन पे आते हैं कि अच्छा, जैसे हम बहुत सी चीज़ें करके देखते हैं ना, फूड में स्टार्च है नहीं है, तो पहले बच्चा एक्टिविटी करेगा, उसके बाद उसको वैलिडेट करता है, उस पे कंक्लूजन जो है वो उसका आता है। तो ये साइंस में क्या है, ये जो है साइंस की किस वैलिडिटी के अंदर आता है, इसे हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस स्किल होता है, प्रक्रियात्मक वैलिडिटी होती है। प्रोसेस में ही ऐसा होता है, चीज़ों को पहले एक्टिविटी के माध्यम से करा जाता है, पूरा प्रोसेस जो है उसमें चलता है और कहीं ना कहीं हम फिर उसको वैलिडेट करके कंक्लूजन जो है वो वहाँ पर हमें मिल जाता है। जब भी बात कॉग्निटिव वैलिडिटी की होगी तो उसमें हमें
हमेशा जो पैटर्न है, जो कैरिकुलम है, वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बच्चे के मस्तिष्क को ध्यान में रखकर जो है वो कैरिकुलम होना चाहिए, वो आपकी कॉग्निटिव वैलिडिटी होती है, याद रखेंगे। कंटेंट तो कुछ होगा ही नहीं, हिस्टोरिकल वैलिडिटी भी आपकी होती है, जिसमें हम इतिहास को ध्यान में रखकर जो है चीज़ें करते हैं। साइंस में जैसे इतिहास में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, तो वो सारी चीज़ों जो है साइंस में समझाई जाती हैं, तो वो भी हिस्टोरिकल वैलिडिटी में आता है। कॉग्निटिव वैलिडिटी मैंने आपको बता दी, जो कैरिकुलम है वो एज के हिसाब से होना चाहिए। और प्रोसेस वैलिडिटी में क्या होता है, जो भी साइंटिफिक नॉलेज है वो एक जनरेट करी जाती है और फिर उसको वैलिडेशन करा जाता है, उसकी मान्यता जो है वो फिर उसको मिलती है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा था कि किसका क्राइटेरिया है, किस वैलिडिटी का ये क्राइटेरिया है। तो ये आपका जो प्रक्रिया है, जो आपका प्रक्रम है, उस वैलिडिटी का क्राइटेरिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, प्रोसेस वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अ टीचर इज प्लानिंग फॉर अ क्लास ऑन सिंपल पेंडुलम विद हर स्टूडेंट, शी हैज़ अ फ्यू मटीरियल। एक तो उसके पास क्या है, जो एक शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों के लिए सरल लोलक पर कक्षा की योजना बना रही है। उसके पास जो है वो कुछ सामग्री है। क्या है, एक पतली लचीली डोरी है, थिन इलास्टिक स्ट्रिंग है, लाइट वेट जो है स्प्रिंग है, हल्के भार का स्प्रिंग है, और एक कॉटन थ्रेड है, सूती धागा है। तो विच ऑफ द अबव मटेरियल कैन बी चूजन एज द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। उपयुक्त में से कौन सी सामग्री सरल लोलक की डोरी के रूप में चुनी जा सकती है। जो एनसीईआरटी में दिया है वही बताना होगा। तो एनसीईआरटी में बात होती है कॉटन थ्रेड की, तो ऑप्शन नंबर सी ओनली 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। हम किस मटेरियल का यूज़ करेंगे, कॉटन थ्रेड का यूज़ करेंगे, और सिंपली हम उससे जो अपना लोलक है वो यहाँ पर बना लेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर से एनसीईआरटी की बुक्स जो है प्लीज़ पढ़ के जाइए, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन बने हैं उनमें ये देखने की भी कोशिश करी गई है कि बच्चे ने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी भी है या नहीं। तो थोड़ा सा उसको ज़रूर देखें। जैसे आप 32 क्लासेस देखेंगे, जो भी बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक साइंस की तैयारी शुरू नहीं करी है, तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप 32 क्लासेस पर पहुँचेंगे। वो पूरी थ्योरी है 6, 7, 8 की, उसको देख लें। और फिर प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक भी जो है ऊपर से देखेंगे, कि चैप्टर देखने में 15-15 मिनट लगेंगे, उसको देख लें, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे बने हैं जिसमें यही जांचने की कोशिश करी गई है कि आपने बुक को देखा है या नहीं देखा है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका कॉटन थ्रेड हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कॉटन थ्रेड ही दिखाया गया है कि हम क्या सिंपल जो मटेरियल है वो यूज़ करेंगे पेंडुलम बनाने के लिए, सिंपल सा सरल लोलक बनाने के लिए, तो वो हम सूती धागा का प्रयोग करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ओनली सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो एग्जाम में बना, अ क्लास 7th टीचर आज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर स्टूडेंट। कक्षा 7 की जो अध्यापिका है उसने बच्चों से एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा, व्हाट अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब वैकल्पिक स्रोत जो हैं ऊर्जा के, एनर्जी के, वुड यू यूज़ टू कंडक्ट योर डेली लाइफ एक्टिविटी, जो दिनचर्या के कार्य होते हैं उनको करने के लिए आप क्या वैकल्पिक स्रोत जो है ऊर्जा के यूज़ करेंगे। इफ़ देयर वॉज अ पावर आउटरेज इन योर एरिया अबाउट अ वीक, अगर आपके क्षेत्र में जो ऊर्जा है वो एक सप्ताह के लिए जो है विद्युत शक्ति जो है अगर वो बंद कर दी जाए, तो दैनिक कार्य को करने के लिए ऊर्जा के किस वैकल्पिक स्रोत का आप उपयोग करेंगे। ऐसा क्वेश्चन टीचर ने पूछा है। अब ऐसा क्वेश्चन टीचर ने पूछा है तो टीचर का कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। तो अब हमको बताना है द क्वेश्चन इज लीस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मतलब निम्न में से किसके लिए यह प्रश्न सर्वदा अनुपयुक्त है। मतलब कुछ उद्देश्य रहा होगा टीचर का पूछने के पीछे, तो कौन सा ऑप्शन इनमें जो है वो टीचर का उद्देश्य नहीं है पूछने के पर्पस इस क्वेश्चन को, वो हमको यहाँ पर बताना है। सेंसिटाइजिंग द लर्नर ऑन जुडिशियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल टीचर ये क्वेश्चन इसलिए ही पूछ रही है, शिक्षार्थियों को विद्युत के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संवेदनशील बनाना चाहती है। वो उनको बताएगी फिर कि देखिए अगर 1 हफ्ते तक अगर लाइट नहीं आएगी तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, आप कर नहीं पाएंगे चीज़ों को, आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, पानी का इशू आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से आपका पानी भी आ रहा है कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बच्चों को समझ में आएंगी और कहीं ना कहीं वो जागरूक होंगे कि हाँ हमको बिजली बचानी चाहिए। तो उसकी तरफ उनको सेंसिटाइज, संवेदनशील बनाने के लिए ऐसा वो प्रश्न जो है वो पूछ रही है। बिल्कुल ये बात सही हो गई। प्रमोटिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग इन लर्नर, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछकर वो बच्चों के अंदर जो
जो अपसारी चिंतन है उसको प्रोत्साहित कर रही है, ताकि बच्चे अलग अलग चीज़ें जो हैं अपने मस्तिष्क में सोचें। तो जो उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो चिंतन है अपसारी, वो कहीं ना कहीं विकसित हो, उसको प्रोत्साहित करने के लिए बिल्कुल ऐसा टीचर ने क्वेश्चन पूछा है। असेसिंग स्टूडेंट्स फैमिलियरिटी विद अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पर टीचर ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों से शिक्षार्थियों की परिचितता का आकलन करने के लिए किया। बिल्कुल ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि टीचर और जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, जैसे बच्चे बहुत से बोलेंगे कि उस केस में हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर लेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो और सारे जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, टीचर कहीं ना कहीं वो भी जानना चाहती है क्या बच्चों को पता भी है या नहीं। तो वो उसका भी आकलन जो है वो यहाँ पर करना चाहती है कि बच्चों को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, उनके बारे में कुछ पता है या नहीं। तो ये उसका उद्देश्य हो सकता है। बिल्कुल असेसिंग द जनरल अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल यहाँ पर पता चल रहा है कि ये उद्देश्य नहीं है कि शिक्षार्थियों का जो सामान्य ज्ञान है उसका आकलन करना है। जनरल अवेयरनेस का आकलन वो यहाँ पर नहीं कर रही है, वो टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ों को बच्चे के अंदर डाल रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा, यही सबसे अनुपयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग। यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें विवर्तांत खुले सिरे वाले प्रश्न की जो है वो पहचान करनी है। यहाँ पर पहचान करना बहुत आसान है। जैसे 4th ऑप्शन में हमें साफ साफ दिख रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सीज टू एग्जिस्ट। इससे पहले हम सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग। देखिए यहाँ पर तो एक सिंपल सा है कि लुढ़कने और खिसकाने में क्या अंतर है। तो बच्चे सीधा सा जो है डिफरेंस जो है फ्रिक्शन में जब हम पढ़ते हैं कि स्लाइडिंग में हम क्या करते हैं, चीज़ें जो है इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे सरकती भी चली जाती हैं। रोलिंग में वो पूरा गोल गोल घूम घूम के, जैसे आपने अटैची वगैरह में देखा होगा, तो वो रोलिंग है। तो वहाँ पर वो सिंपल डिफरेंस कर देंगे, सभी का ऑलमोस्ट सेम होगा, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। डू, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए डू, तो डू में बेसिकली यस या नो हम देते हैं आंसर, और जब हम एक पर्टिकुलर आंसर दे रहे हैं यस या नो, तो वो हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होगा। डू ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ लिक्विड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या द्रवों में गति करती वस्तुएं घर्षण बल का अनुभव करती हैं। तो सारे बच्चे ज़्यादातर आंसर देंगे यस। तो वो एक पर्टिकुलर आंसर दिया उन्होंने, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी बाहर। हाउ डज द स्टीम लाइन शेप ऑफ अ बोट हेल्प इन इट्स मोशन, ये भी हम पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर आंसर होगा, किसी नाव का धारा रेखीय आकार उसकी गति में किस प्रकार मदद करता है। तो ये भी आपका ओपन एंडेड की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। जब भी ऐसे आ जाए व्हाट वुड हैपन इफ़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सीज टू एग्जिस्ट, क्या होगा यदि घर्षण बल का अस्तित्व ही ना हो। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो भैया जो चीज़ चल रही है वो कभी भी नहीं रुकेगी। आप अगर चल रहे हैं तो आप रुक ही नहीं पाएंगे, कोई कार चल रही है तो वो रुकेगी ही नहीं, ठीक है, ब्रेक भी वहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो घर्षण बल जो है वो वहाँ पर है ही नहीं। घर्षण बल यही तो करता है, फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है, एक ऐसा बल है जो किसी भी वस्तु को रोकने की कोशिश करता है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उनके मॉलिक्यूल जो है, कण जो है दोनों ऑब्जेक्ट के, वो एक दूसरे में धंसते हैं, और उस धंसने की वजह से क्या होता है, एक फोर्स काम करती है जिसे हम घर्षण बोलते हैं, और वो उसको रोकने की कोशिश करती है। घर्षण ज़्यादा मतलब चलने में दिक्कत, अगर घर्षण कम है तो आप फिसल जाएंगे, ठीक है। इस तरह की प्रोसेस है फ्रिक्शन का, वो अभी हम नहीं देख रहे। फ्रिक्शन मैंने आपको अच्छे से समझाया है, 32 क्लासेस में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये ओपन एंडेड है, खुले सिरे वाला है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अलग अलग आंसर देगा। कोई कुछ बोलेगा, है ना, कोई कहेगा कि जो पृथ्वी है, मतलब बच्चे तो अलग ही सोचेंगे कि सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ चलता रहेगा, तो वहाँ पर मल्टीपल आंसर देखने को मिलेंगे। तो खुले सिरे वाला प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 6th जो एग्जाम में बना। इसको देखने से पहले अभी तक अगर 2011 से 2019 के पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, क्लिक करेंगे तो 2011 से 19 के पेडागोजी के क्वेश्चंस पर भी पहुंच जाएंगे, उनको देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्लास 7 टीचर जो है विशेज हर स्टूडेंट टू इन्फर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ the image formed by the plane mirror, which of the following activity would be the most helpful in introducing this topic। कक्षा 7 की जो शिक्षिका है अपनी जो छात्रों को है, छात्राओं को समतल दर्पण पर द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के गुणधर्म समझाना चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधि इस प्रकरण का आरंभ करने के लिए सबसे अधिक मददगार होगी। देखिए क्या बोला, प्रकरण का आरंभ करने के लिए, ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कौन सी बेस्ट एक्टिविटी
होगी, कौन सा बेस्ट जो है प्रक्रिया यहाँ पर होगी वो हमको यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लेन मिरर जिसे हम समतल दर्पण बोलते हैं, उसमें इमेज हमेशा कैसी बनती है, उसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है, मतलब मिरर के पीछे, उसे हम किसी स्क्रीन पर पेपर पर प्राप्त नहीं कर सकते। इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, ऐसा थोड़ी होता है। प्लेन मिरर वही तो है जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, उसमें आप टेढ़े मेढ़े थोड़ी दिखते हैं, इरेक्ट दिखते हैं बिल्कुल, ठीक है। वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, ये फीचर होते हैं प्लेन मिरर के। लेकिन अभी इस टॉपिक को उसे समझाना है, स्टार्ट ही करना है क्लास में, तो वो कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर कराएगी, स्टूडेंट ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग इमेज फॉर्मेशन। नहीं, डायग्राम यहाँ पर अच्छा मेथड नहीं होगा, कोई हम ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जिसमें बच्चे खुद से इन्वॉल्व हों और खुद से वो देखें, तो ये वो एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये हो गया ऑप्शन बाहर कि छात्राएं क्या करेंगी, प्रतिबिंब निर्माण दर्शाते हेतु किरण आरेख जो है वो खींचती हैं, ये अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या है सेकेंड ऑप्शन में, स्टूडेंट प्लेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट लोकेशन इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर इमेज, बिल्कुल ये होगा। ये पहले भी क्वेश्चन बन चुका है सेम इसी तरह का। छात्राएं जो है समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर विभिन्न जो बिंब है वो रखेंगी और उनके प्रतिबिंब के लक्षणों का अवलोकन करेंगी। बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने रख रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की इमेज जो है वो बन रही है। तो बेसिकली यहाँ पर उनको कुछ चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी और कहीं ना कहीं जो उनका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट को, टॉपिक को लेकर, वो जग जाएगा। तो यही सबसे बेस्ट मेथड होगा स्टार्टिंग में टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर हमारा आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट स्टडी द डायग्राम, फिर से डायग्राम का आ गया, डायग्राम ऑफ अ पेरिस्कोप गिवन इन द टेक्स्ट बुक। देखिए यहाँ पर पेरिस्कोप से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं हुई है, तो हम ये चीज़ क्यों कराएंगे, ये बाहर हो गया। छात्राएं पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरे की भी कोई बात नहीं हो रही है, तो पिनहोल कैमरे में भी याद रखेंगे किस तरह की इमेज बनती है, याद रखेंगे वहाँ वर्चुअल नहीं, वहाँ रियल इमेज बनती है। उसको हम एक छोटे से पेपर पर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इमेज छोटी बनती है ना, वो पिनहोल कैमरा का है। तो यहाँ पर पिनहोल कैमरा का कॉन्सेप्ट टीचर को नहीं समझाना है, यहाँ पर तो टीचर को सिंपली प्लेन मिरर से रिलेटेड बताना है कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो उसको स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बेस्ट एक्टिविटी होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ फ्यू प्रोसेस स्किल इन कॉलम 1। ये जो कॉलम 1 है इसमें कुछ प्रोसेस स्किल जो है वो दी गई हैं, मैच देम विद देयर अप्रोप्रिएट इंडिकेटर इन द कॉलम सेकंड। नीचे स्तंभ 1 में कुछ प्रक्रिया कौशलों के नाम दिए हैं और स्तंभ सेकंड में जो है दिए गए उपयुक्त सूचकों का उनसे मिलान करना है, हमको यहाँ पर बताना है। देखिए जो प्रोसेस स्किल होता है उसमें ये सारे जो है स्टेप उसमें आ जाते हैं कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं, है ना, उनको देखते हैं, हाइपोथेसिस हम उनकी परिकल्पना भी करते हैं, फिर हम प्रेडिक्ट भी करते हैं, फिर हम बातें कम्युनिकेशन करते हैं, चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, और फंडिंग का पैटर्न जो पूरा एक सीक्वेंस है चीज़ों को जोड़ने का, वो सारी चीज़ें हम करते हैं और फिर जाकर वो चीज़ें क्या है उनके हम कंक्लूजन या उनको वैलिडेट जो है वो हम कर पाते हैं। ये पूरा प्रोसेस स्किल में चीज़ें चलती हैं। तो हमें बताना है ऑब्जर्विंग क्या है, हाइपोथेसिस जो परिकल्पना है वो क्या है, वो हमें यहाँ पर मैच कराने हैं। देखिए जो ऑब्जर्विंग होती है उससे मैच होगा आपका फिफ्थ, यूजिंग द सेंस टू गैदर डेटा। बिल्कुल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंद्रियों का उपयोग कर आंकड़े को एकत्रित करना ही आपका निरीक्षण करना होता है। अवलोकन में यही तो करते हैं, हम करते कुछ नहीं है, बस चीज़ों को अपनी इंद्रियों द्वारा, आंखों के द्वारा या कानों के द्वारा सुनते हैं। तो इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो डेटा है, जो आंकड़े हैं वो एकत्रित करते हैं, वही हमारा ऑब्जर्विंग होता है, वही हमारा निरीक्षण करना होता है। तो ए का फिफ्थ होगा, जो हमें इन दो ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा, इन दो ऑप्शन में मिल रहा है। बाकी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम अगर बी सही पहचान लें तो हम अपने आंसर पर आ जाएंगे, बाकी हमें देखने भी नहीं पड़ेंगे। परिकल्पना करना यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जो परिकल्पना क्या होता है, ऐसी व्याख्याएं सुझाना जिनकी जांच की जा सके। देखिए सामने लिखा है इसका तो आंसर कि हाइपोथेसिस क्या होता है, परिकल्पना क्या होता है, सजेस्टिंग एक्सप्लेनेशन विच आर टेस्टेबल। हम ऐसी मतलब जो व्याख्याएं हैं हमारे माइंड में आ रही हैं, सूझ रही हैं, जिनकी हम जाँच कर सकते हैं, तो वो परिकल्पना है। तो नए नए आइडियाज़ आना ही तो परिकल्पना है। तो ऐसी ऐसी व्याख्यान हमारे माइंड में सूझती हैं, आइडियाज़ आते हैं जिनकी हम जांच की जा सकती है, तो वो ही परिकल्पना करना होता है। तो बी का सेकंड होगा। तो बी का सेकंड इसमें तो नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल हो जाएगा। जिसमें अब याद रखेंगे ऑब्जर्विंग का मतलब क्या हो जाता है आपका, ऑब्जर्विंग का मतलब हो जाता है यूजिंग द सेंस टू गैदर डेटा, और हाइपोथेसिस क्या होता है, सजेस्टिंग एक्सप्लेनेशन विच आर टेस्टेबल। प्रिडिक्टिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मेकिंग यूज ऑफ एविडेंस टू से समथिंग
अबाउट एन अनफैमिलियर सिचुएशन, किसी अज्ञात स्थिति के विषय में कुछ कहने के लिए प्रमाण का उपयोग करना ही होता है पूर्व अनुमान करना, कि जो स्थिति हमें ज्ञात नहीं है उसके विषय में कुछ कहना, ठीक है, कहने के लिए कुछ प्रमाणों का उपयोग करना ही पूर्व अनुमान होता है। तो सी का आपका 4 हो जाएगा। डी का फिर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, संप्रेषण करना। कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, उपयुक्त साधनों द्वारा निष्कर्षों को दर्शाना, आप बता रहे हैं उनको, है ना, तो वो कम्युनिकेशन में आ जाएगा, कम्युनिकेटिंग हो जाएगा कि आपने क्या करा, सॉरी कम्युनिकेट, यहाँ पर डिस्प्लेइंग रिजल्ट थ्रू अप्रोप्रिएट मीन्स, वहाँ पर आप पूरा उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो कम्युनिकेटिंग के अंदर आ जाएगा। फिर फंडिंग पैटर्न में क्या हो जाएगा, पुटिंग वेरियस स्पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिचुएशन, पूरी सूचना सिचुएशन को समझने के लिए सूचना के विभिन्न टुकड़ों को एकत्रित कर पूर्ण स्थिति को समझना ही पैटर्न पहचानना होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इनको आप याद भी रखेंगे, पर्टिकुलर एक करके भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इन सबको अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन सा क्या होता है, निरीक्षण करना क्या है, परिकल्पना क्या है, पूर्वानुमान क्या है, संप्रेषण क्या है, पैटर्न पहचानना क्या होता है, ये सारा यहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर इसका खींच लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th जो आपका एग्जाम में बना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज बेस्ट सूटेड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ एयर, वायु की दी गई मात्रा के दाब और आयतन के मध्य संबंध दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक जो उपयुक्त है वो हमको बताना है। देखिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और जब एरिया की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो वॉल्यूम आयतन वही उसमें आ जाता है। जितना एरिया बढ़ाते जाओगे प्रेशर कम होता चला जाएगा, याद रखिए जितना एरिया बढ़ाते हैं उतना प्रेशर कम होता है। जैसे जो कूली होता है वो अपने सिर का क्या करता है, एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम उसको बढ़ा लेता है, अपने आयतन को, अपने एरिया को बढ़ा लेता है, उससे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। तभी तो वो क्या करता है, अपने सिर पे क्या करता है, एक बोझा सा बना लेता है ताकि जो सिर का आयतन है वो बढ़ जाए, उसके ऊपर एक जो है क्या कहते हैं बोझा सा आपने देखा होगा वो लपेट लेता है ताकि वो आयतन बढ़ जाए। अब नाइफ जो चाकू होता है उसके केस में आपने देखा होगा बहुत पतला होता है, तो उसका जो वॉल्यूम, जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम होता है। वो कम इसलिए होता है ताकि वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाए। तो क्षेत्रफल और प्रेशर का उल्टा काम चलता है, ये मैंने एक्स्ट्रा में आपको बता दिया है, आप याद रखिएगा। तो ये चीज़ हमें समझानी है बच्चों को। तो कौन सा जो डिवाइस है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कौन सी युक्ति जो है वो यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त है इस चीज़ को समझाने के लिए बच्चों को। इन्फ्लेटिंग अ बैलून, एक गुब्बारे को फुलाना, बिल्कुल ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। पुशिंग द पिस्टन ऑफ अ सिरिंज इनवर्ड, बिल्कुल ये हो जाएगा, किसी सिरिंज का जो पिस्टन है अंदर धकेलना। देखिए ये आपकी सिरिंज होती है, उसमें इस तरह से एक पिस्टन बना होता है, उसको ऊपर ना करके नीचे की तरफ को खींचना, वहाँ पर जब आप उसको खींचते ना बड़ी मुश्किल से वो खींच पाता है, तो वहाँ पर आपको प्रेशर जो है वो समझ में कहीं ना कहीं आएगा। तो ये बिल्कुल हो जाएगा, पुशिंग द जो पिस्टन है सिरिंज का इनवर्ड, किसी सिरिंज के पिस्टन को अंदर धकेलना। बाकी इन्फ्लेटिंग अ फुटबॉल को फुलाना, कुछ सेकंडों के लिए अपनी सांस को रोकना, होल्डिंग योर ब्रीथ फॉर अ फ्यू सेकंड, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। देखिए कहीं ना कहीं इसमें ही प्रेशर हमको दिखेगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचर टीचिंग साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए इंडिकेटर फॉर असेसिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इन अ स्टूडेंट। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना होता है। टीचर का उद्देश्य क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका विकास करें। तो निम्न में से कौन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का सूचक नहीं है, ये हमको बताना है। लुकिंग फॉर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, बिल्कुल ये विकास में मदद करेगा। कार्य कारण संबंध को देखना, देखिए जैसे कोई कार्य कर रहा है उसके पीछे क्या कारण है ना, कोई भी बच्चा अगर एक्टिविटी कर रहा है तो टीचर बिल्कुल देखेगा कि आप ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हो, किस निष्कर्ष पर जाना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, क्या खोज करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। तो ये बिल्कुल सूचक वहाँ पर हो जाएगा उनका आकलन करने के लिए कि कार्य कारण संबंध को देखना, इससे जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का पूरा एक जो सूचक है वो वहाँ पर हमें दिख रहा है। असेसिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट, वो हम जांच लेंगे वहाँ पर। आइडेंटिफाइंग पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल प्रेक्षणों में प्रतिमान और संबंधों की पहचान करना, जो पूरा वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज़ में क्या प्रतिमान है, क्या संबंध है, उन सबकी पहचान करने से भी बच्चे के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास जो है वो हम वहाँ पर देख पाएंगे, उसका आकलन, उनका एसेस जो है वो हम कर पाएंगे। विज्ञान की
काल्पनिक फिल्म देखना, देखिए इससे नहीं होगा। वॉचिंग साइंस फिक्शन फिल्म, इससे आप जो है बच्चे का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, वो वहाँ पर नहीं जांच पाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा था तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सर्चिंग फॉर प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीडे फिनोमिना, बिल्कुल दैनिक परिघटनाओं के लिए सत्यभाषी व्याख्याओं को खोजना, जो हमारी लाइफ में, डे टू लाइफ में चीज़ें होती हैं, है ना, उनसे रिलेटेड चीज़ों को, उनकी सत्यता को लेकर उनकी व्याख्यान को खोजना कि वो चीज़ें क्यों हैं, है ना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के आकलन करने में मददगार होंगी। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सुटेबल नहीं है, और यही हमारा आंसर हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, देखिए इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो दिल से अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक करें। सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें। ये ना सोचें कि ये इन्फॉर्मेशन हम तक ही रह जाए, कि नहीं बस हमें औरों को नहीं बताना है इस चैनल के बारे में, नहीं, प्लीज़ शेयर करें, सपोर्ट करें इस चैनल को। आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को, और इतना आप ज़रूर करेंगे मैम के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग गोल इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी, निम्न में से कौन सा लक्षण विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमको बताना है। डेवलपिंग द एबिलिटी टू फॉलो रिपोर्ट ऑन साइंटिफिक इशूज दैट अपीयर इन अ पॉपुलर मीडिया, बिल्कुल ये तो पॉजिटिव है कि विज्ञान की साक्षरता के विकास में प्रचलित मीडिया में जो वैज्ञानिक मुद्दे देखे जा रहे हैं, उन खबरों पर जानकारी रखने की क्षमता विकसित करना, बिल्कुल जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ये सारे जो इशूज़ हैं इनमें हमें जो है खबर रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी विज्ञान की साक्षरता में विकास में बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। तो ये तो भैया पॉजिटिव पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर्मिंग इन्फॉर्म्ड इन ऑप्शंस अबाउट साइंटिफिक इश्यूज ऑफ अ नेशनल कंसर्न, ये भी बिल्कुल यही है जो ऊपर वाला कह रहा है। राष्ट्रीय सरोकारों से संबंधित जो वैज्ञानिक मुद्दे हैं उन पर आप अपना मत बनाते हैं, बिल्कुल राय बनाते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग को रिलेटेड कोई आपका क्या है मुद्दा चल रहा है, तो उस पर आपने अपनी राय क्या रखी, अपना मत क्या बनाया, वो सारी चीज़ें भी आपकी विज्ञान में जो साक्षरता है, साइंटिफिक लिटरेसी है, उसमें कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होंगी डेवलपमेंट में, विकास में। तो ये भी पॉइंट जो है यहाँ पर सही हो गया कि हमने अपना इनफॉर्मल ओपिनियन जो है वहाँ पर एक बनाया है और उसको रखा है, जो भी हमारे नेशनल कंसर्न के इशू हैं। डेवलपिंग अ फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस अमंग पीपल, बिल्कुल लोगों में विज्ञान की एक कार्यात्मक समझ का विकास करना, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, साइंटिफिक लिटरेसी से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। उसके बाद इम्पार्टिंग नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल फॉर अ साइंटिफिक प्रोफेशन, ये नहीं होगा। देखिए हम वैज्ञानिक साक्षरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी इसलिए नहीं कर रहे कि बच्चे जो है साइंटिफिक प्रोफेशन में जाएं, है ना, वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना, ये यहाँ पर कहीं भी साक्षरता के विकास से संबंधित नहीं है कि आप जो ज्ञान और कौशल दे रहे हैं कि ताकि बच्चा जो है वो वैज्ञानिक व्यवसाय कर पाए, ये उद्देश्य नहीं होता, ये उसमें वैज्ञानिक साक्षरता का विकास से जुड़ा हुआ ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हो गया हमारा आंसर। और इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे, आपको पूरी अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।